नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में अर्नब गोस्वामी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एक याचिका लगाई गई थी, उस ऑर्डर के खिलाफ उस याचिका की सुनवाई अब 11 नवंबर को डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ करेगी, जिसमें इस बात का सवाल उठाया जाएगा कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था, जिसमें 226 सेक्शन के तहत उन्होंने अर्नब गोस्वामी को राहत देने से मना कर दिया था और हैबियस कॉर्पस की प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये पहले से इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रिमांड ऑर्डर है, जुडिशियल कस्टडी की बात है, इसलिए हैबियस की जो प्ली है वो मेंटेनेबल नहीं है। सवाल ये उठाया गया है कि अगर ये मेंटेनेबल नहीं है तो फिर क्यों ना इस पूरी की पूरी कार्रवाई को ही इलीगल घोषित किया है। लेकिन 2 की बजाय 3 दिन तक सुनवाई करने के बावजूद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लिया और मेरे क्लाइंट को ये कह दिया, ये वकील ने कहा है अपनी याचिका में कि मेरे क्लाइंट को ये कहा गया कि आप 493 सीआरपीसी के तहत पहले सेशन कोर्ट जाइए, वहाँ पर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए और आपको इंतरिम बेल नहीं दी जा सकती है। निश्चित तौर पर ये जो मामला है इसको हाई कोर्ट सुन सकता था, हाई कोर्ट फैसला ले सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसमें गलती की है और इसीलिए अब मेरे क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका के ऊपर सुनवाई होनी है 11 नवंबर को। ये जो याचिका दाखिल की गई है ये निर्निमेष दुबे के माध्यम से दाखिल की गई है। हालांकि इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि यहाँ भी हरीश साल्वे ही अर्नब गोस्वामी का पक्ष रखने वाले हैं। हरीश साल्वे जो लंदन में है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुनवाइयों में पैरवी करते हुए नजर आते हैं और वो फिर से उन्हीं सारे तर्कों को रखने की कोशिश करेंगे जिनको हाई कोर्ट ने तमाम गंभीरता के सुनने के बावजूद नकार दिया था और ये कह दिया था कि क्लाइंट को इस मामले में 226 के तहत नहीं बल्कि सीआरपीसी के 493 के तहत जमानत की याचिका लगानी चाहिए। ये पूरा का पूरा मैटर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि जिस तरीके से इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए खोला गया है और ये खोलने का जो आदेश है वो किसी जज के द्वारा नहीं, किसी कोर्ट के द्वारा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दिया गया है और इसी वजह से ये सवालों के घेरे में है। अर्नब गोस्वामी की तरफ से ये भी कहा गया था कि मैं चूंकि इस पूरे मामले में पहले ही जांच का सामना कर चुका हूँ, इसलिए जो भी है वो मेरे से जांच के लिए आप पूछताछ कर सकते थे, मेरी गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी को लेकर आज अलीबाग के सेशन कोर्ट में भी बहस हुई और उस बहस के दौरान जो आखिरी में निष्कर्ष निकला है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी की बेल प्ली पर कल फैसला अलीबाग का सेशन कोर्ट देगा। इसके अलावा जो पुलिस ने पुनर्विचार याचिका लगाई हुई है, पुनर्विचार के लिए बोला हुआ है, पुलिस रिमांड के लिए, उस पर फैसला उससे अगले दिन दिया जाएगा। वजह यह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर बेल हो जाती है तो फिर पुलिस रिमांड की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी और अगर बेल प्ली कैंसिल होती है तभी उसी हालत में पुलिस रिमांड का सवाल पैदा होगा। यहाँ जो बहस हुई उसमें अर्नब गोस्वामी की तरफ से कहा गया कि मैं चूंकि एक एंकर हूँ और हो सकता है मेरी एंकरिंग के दौरान मैंने कोई भी बात किसी के खिलाफ बोल दी हो जिसे मैं नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे शांत करने के लिए इस तरीके से पुलिसिंग का सहारा लेंगे, इस तरीके से गलत केसेस में या गलत तरीके से मुझे जेल में डाला जाएगा। ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा आदा पोंडा ने यह भी बात रखी कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला था ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट का मामला हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में अगर 2 पार्टियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर एक पार्टी सुसाइड कर लेती है तो उस स्थिति में उस मामले में सुसाइड का केस नहीं बनता है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है और इसको सिविल कोर्ट में निपटाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सुसाइड नोट में नाम मेंशन किया गया और मुझे जो बाकी के 2 एक्यूज हैं उनके बारे में 4 नवंबर से पहले कोई पता नहीं था, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, मैंने उनसे कभी बात नहीं की, ना ही मैंने कभी
अन्वय नायक से बात की थी, उसके बावजूद मुझे अभियुक्त बनाया गया और उन 2 लोगों के साथ में धारा 34 लगाकर कॉमन इंटेंशन और कॉमन मोटिव दिखाने की कोशिश की गई है। यही दलीलें हाईकोर्ट में भी बाकी के 2 जो आरोपी हैं उनके द्वारा दी गई थी और उन्होंने कहा था कि जब तीनों लोग आपस में कभी मिले ही नहीं तो कॉमन इंटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसको कि मुंबई पुलिस आधार बनाकर इन तीनों की गिरफ्तारी कर रही है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ये लोग जो बड़ा टीवी चैनल का एक एंकर है और उसके अलावा एक बड़ी पार्टी से इसका समर्थन है, इसलिए ये लोग गवाहों को और बाकी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों का पुलिस कस्टडी में रहना ज़रूरी है। इसके जवाब में अदब पोंडा ने यह कहा कि इस तरीके की पूछताछ पहले भी हो चुकी है और पहले भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई थी। पुलिस ने जब जब उन्हें बुलाया था तब तब उन्होंने पुलिस के सामने जवाब दिए थे और सारे तथ्यों को रखा था। तब भी ये बताया गया था अन्वय नायक की जो कंपनी थी कॉन्कॉर्ड, उसका हमारे ऊपर 74 लाख के करीब बकाया था और ये इसलिए बकाया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीशन की क्लॉज थी और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल पेमेंट तब होगा जब इसका पूरा का पूरा रेटिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें जो बताई गई हैं उस हिसाब से जब वो वेरीफाई हो जाएंगी तब उसका कंप्लीशन होगा और कंप्लीशन के बाद पेमेंट दिया जाएगा। इस तरीके के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स रोज होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट में अगर इसी तरीके से आत्महत्या होने लगे और आत्महत्या में उन लोगों के नाम लिए जाएं जिनके ऊपर पेमेंट बकाया है कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट की वजह से या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं उसके तहत, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लंबी फहरिस्त बन जाएगी इस तरीके की आत्महत्याओं की और लोगों के जेल जाने की, इससे बचे जाने की ज़रूरत है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जहाँ तक सवाल है कि अन्वय नायक की माता की भी सुसाइड हुई थी, तो इसमें तो पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि अन्वय नायक ने अपनी मां की हत्या की थी। इसको लेकर अन्वय नायक के वकील ने आपत्ति जताई और ये कहने की कोशिश की कि देखिए ये जो लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, परिवार की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है, परिवार को चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सवाल ये भी उठा था कि जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगाई थी तो उसके काफ़ी दिनों के बाद जो मृतक था उसकी बेटी ने बाद में जाकर एनसीपी के नेताओं से संपर्क किया और उसके बाद में केस उठवाया गया। सीधे तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट याचिका नहीं लगाई गई थी कोर्ट में और ना ही पुलिस ने किसी भी कोर्ट से यह परमिशन लेने की कोशिश की थी कि इस पूरे मामले को दोबारा से खोला जाना चाहिए और यही यहाँ पर विवाद का मुद्दा है। इसी को आधार बनाकर अर्नब गोस्वामी और बाकी के दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी और सवाल उठाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद में और जो तमाम प्रेसिडेंट से जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी थे, कुछ हाई कोर्ट के भी थे, उन सभी चीज़ों को दरकिनार रखते हुए वापस इन लोगों को अलीबाग के सेशन कोर्ट में भेज दिया है। अब ये मामला 2 जगह चल रहा है, एक तरफ अलीबाग के सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। उम्मीद ये की जा सकती है कि अलीबाग का सेशन कोर्ट अगर इस मामले में कल जमानत दे देता है अर्नब गोस्वामी और बाकी के 2 आरोपियों को, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसमें फिर सुनवाई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला वहाँ भी यही है कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है उस पर अभी तक हाईकोर्ट ने जो संज्ञान नहीं लिया, हाईकोर्ट ने जो एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। और उसी मामले में महाराष्ट्र सरकार पहले से ही कैवियट दाखिल कर चुकी है। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कैवियट दाखिल किया गया है, यानी कि जवाब दिया गया है कि किस वजह से अर्नब गोस्वामी का ये पूरा मामला मेंटेनेबल नहीं है, इसको नहीं सुना जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ को, जैसे कि हम अवकाश पीठ कह सकते हैं क्योंकि इसे वेकेशन पीठ का नाम दिया गया है, उसको सुनवाई के लिए मामला दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उतने हल्के में नहीं ले रहा है जितना कि महाराष्ट्र सरकार सोच रही थी। और इस मामले में जैसा हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई थी, महाराष्ट्र सरकार को एक्सपोज किया गया था, उसके बावजूद हाई कोर्ट का फैसला अलग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से वो सारे तथ्य रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे लोगों के ऊपर सवाल उठेगा उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार, सोनिया गांधी के ऊपर भी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने एक व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने के लिए इस पुराने केस में, जिसमें कि
क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी, उसमें अर्नब गोस्वामी और बाकी के 2 लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया, जिसकी वैधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी के लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 नवंबर से जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से पुलिस उन्हें जिस तरीके से परेशान कर रही है, उनके स्टाफ को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनके लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है। एक जो उनके AVP हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से दबाव को कम नहीं होने देना चाहती है और नाहक दबाव बनाकर एक टीवी चैनल को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध भी पूरे देश में हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार किसी विरोध को मानती नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो माई वे और हाईवे वाला सिद्धांत काम करता है। नाजीबाद फांसीबाद से आगे निकलकर अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से पसोठाबाद चला रही है, इस पसोठाबाद में किसी की भी न तो मौलिक अधिकारों की चिंता इन्हें होती है, ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और ना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की। ये संविधान को ताक पर रखने का एक वाद है और इस बात का पूरे देश में विरोध भी हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।